नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग चल रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे, दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे या कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 5वें चैप्टर को। दोस्तों 5वें चैप्टर में या 5वें चैप्टर का नाम है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे। सामाजिक जगत एवं बच्चे, जैसे इसमें शिक्षक, अभिभावक एवं साथी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। यानी सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर है दोस्तों, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। पहला है आदर्शों में, दूसरा अनुकरण में, तीसरा संस्कार में, चौथा ये सभी। दोस्तों किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व इन सभी में है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है। किसी बच्चे में समाजीकरण होता है दोस्तों, पहला है पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, और चौथा ये सभी। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि किसी भी बच्चे में समाजीकरण हर अवस्था में होती है। जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता है वैसे ही समाजीकरण, बच्चे का समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। इन सभी अवस्थाओं में बच्चे का समाजीकरण होता है। चौथा है दोस्तों, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण है। किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण क्या है, आपको ये बताना है। दोस्तों पहला है धार्मिक कट्टरता, दूसरा है जाति प्रथाएं, तीसरा राजनीतिक विचारधाराएं, और चौथा ये सभी। तो दोस्तों किसी भी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण इन सभी कारणों से होता है। दोस्तों धार्मिक कट्टरता भी हो सकता है, जातीय प्रथाएं भी हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं भी होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। पांचवा दोस्तों, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। पहला है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, दूसरा है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, तीसरा बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, और चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप एक शिक्षक होने के नाते अगर बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। आप इन सभी कार्यों को करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छठवां नंबर है दोस्तों, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। यदि आप अपने कक्षा के बच्चों का समाजीकरण करना चाहते हैं तो आप अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। पहला दोस्तों बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, दूसरा बच्चों का गृह कार्य करने में, तीसरा बच्चों को दंड देने में, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण करना चाहते हैं तो आपकी भूमिका होगी बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। सातवां दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है। बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है। तो दोस्तों पहला है घर, दूसरा है सड़क, तीसरा है मंदिर, चौथा है तालाब। दोस्तों बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन और पहला साधन घर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा घर। आठवां नंबर है दोस्तों, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। पहला है खेल, दूसरा अच्छे कपड़े, तीसरा है बच्चे की सुंदरता, चौथा है बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है वो है खेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खेल। ठीक है दोस्तों, नौवां नंबर है दोस्तों, बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। आपको ये बताना है कि बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। पहला है खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, दूसरा है खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, तीसरा है
खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना आती है। चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना भी आती है और खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना भी आती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। 10वां नंबर है दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। दूसरा है, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। तीसरा है, यह सबसे आसान शिक्षण है। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शिक्षक होने के नाते हम या आप सामाजिक शिक्षण को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चों के समाजीकरण में ये सहायक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। ठीक है दोस्तों। और 11वां है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव कैसे रखेंगे? तो पहला है कठोर, दूसरा है स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा है सामान्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को जागृत करना चाहते हैं तो हमें अपना बर्ताव स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रखना होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण। 12वां नंबर है दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? निचली कक्षाओं का मतलब समझते ही होंगे दोस्तों, जो नर्सरी LKG UKG के बच्चे हैं उनका जो शिक्षण होता है, उनका शिक्षण खेल पद्धति द्वारा कराया जाता है। तो वह किस पर आधारित है दोस्तों, आपको ये बताना है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और चौथा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 13वां नंबर है दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति क्यों आवश्यक है? अभी हमने बताया कि किस पर आधारित है, लेकिन अब ये क्यों आवश्यक है आपको ये बताना है। तो पहला है बच्चों के समाजीकरण में, दूसरा है भूगोल के सिद्धांतों हेतु, तीसरा है आर्थिक सिद्धांतों हेतु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति बच्चों के समाजीकरण में बहुत आवश्यक है, इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति को अपनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों के समाजीकरण में। 14वां नंबर है दोस्तों, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? पहला है परिवार, दूसरा है स्कूल, तीसरा है मंदिर, चौथा है जंगल। तो दोस्तों किसी भी बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार। 15वां नंबर है दोस्तों, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, दूसरा है विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, तीसरा है एकता एवं सहयोग की भावना का और चौथा है अहम तथा उच्चिष्टता की भावना का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकता एवं सहयोग की भावना का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16वां नंबर है दोस्तों, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? पहला है आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, दूसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, तीसरा है बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, और चौथा है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप वाकई में एक शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो बच्चों के सामाजिक व शारीरिक व संवेगात्मक विकास के लिए
आपको बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया करानी होगी और खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों में सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास धीरे धीरे होता रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। 17वां नंबर है दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो पहला है दोस्तों परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है गांव एवं शहर, तीसरा है देश एवं राजनीति, चौथा है परिवहन एवं संचार साधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार एवं पड़ोस, क्योंकि बालक परिवार के लोगों एवं पड़ोस के लोगों का ही अनुकरण करता है, उनका ही देखा सीखी करता है, उनकी ही नकल करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिवार एवं पड़ोस। 18वां नंबर है दोस्तों, किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आपको ये बताना है। तो पहला है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, दूसरा है परिवार, तीसरा सामाजिक आर्थिक स्तर, चौथा ये सभी। तो दोस्तों ये सभी किसी भी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। 19वां नंबर है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या होती है। तो फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु उन्होंने 5 वर्ष बताया दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, जबकि यहाँ ऑप्शन में 3 वर्ष भी दिया है, 5 वर्ष भी दिया, 8 वर्ष भी दिया और 12 वर्ष। तो आपका सही आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों। 20वां नंबर है दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना किस पर निर्भर करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना किस पर निर्भर करती है। तो पहला दोस्तों बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, दूसरा है बच्चे के साथी समूह पर, तीसरा है बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी भी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना बच्चे के साथी समूह पर ही निर्भर करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चे के साथी समूह पर। 21वां नंबर है दोस्तों, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो पहला है शैशवावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा है किशोरावस्था को और चौथा है प्रौढ़ावस्था को। तो दोस्तों प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 6वें चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर मेरे वीडियो में कुछ कमियां नज़र आएँ या दिखें तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलें दोस्तों। धन्यवाद।